हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज यूट्यूब के इस चैनल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आज चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। ये शासन व्यवस्था अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। दूसरी है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इसमें जनता प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। जनता का प्रतिनिधियों को चुनने का यह अधिकार निर्वाचन का अधिकार कहलाता है। निर्वाचन का अधिकार प्रजातंत्र का आधार है। यदि जनता इसका सही उपयोग करती है तो एक श्रेष्ठ सरकार बनती है और नागरिकों का उत्थान होता है। अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण व्यवस्था दूषित हो जाती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जनता का प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार निर्वाचन का अधिकार कहलाता है और निर्वाचन का अधिकार ही प्रजातंत्र का आधार है। तो इससे ये स्पष्ट है कि प्रजातंत्र में निर्वाचन का कितना अधिक महत्व है। निर्वाचन की अनेक प्रणालियां हैं, जिनमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली आदि प्रमुख हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश को लगभग एक आकार के एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। मतदाता किसी भी एक उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। सबसे अधिक मत मिलने वाला विजयी होता है, भले ही कुल मत आधे से कम ही क्यों न हो। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरी प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का विकल्प है। इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। तीसरी प्रणाली है मिश्रित प्रणाली। यह बहुसंख्यक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीकों का मिश्रण है। इसमें मतदाता विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिनके निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे निर्वाचन के प्रकार के बारे में। निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। यह निर्वाचन की एक सरल विधि है। इसमें मतदाता निर्वाचन स्थान पर जाकर विभिन्न उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के निर्माण में यही पद्धति अपनाई जाती है। यह पद्धति प्रजातंत्रात्मक धारणा के अनुकूल है और इसमें मतदाता और प्रतिनिधि के मध्य संपर्क बना रहता है। इसमें मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के कुछ दोष भी हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अधिकतर मतदाता राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक योग्य और शिक्षित नहीं होते हैं, इस कारण वो झूठे वादों में बह जाते हैं और उम्मीदवारों का चयन गलत हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अन्य दोषों में बुद्धिमान व्यक्तियों का निर्वाचन से दूर रहना और दूसरा बहुत ज़्यादा अपव्ययी और अव्यवस्थाजनक होना भी होता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं, जो प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। भारत, सोवियत संघ, फ्रांस के 33 सदनों के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में योग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव होता है और ये जो नव स्थापित प्रजातंत्र है वहाँ के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। बड़े चुनाव क्षेत्र जहाँ पर होते हैं उनके लिए भी लाभप्रद होता है। कुछ विद्वानों ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की आलोचना करते हुए कहा है कि ये अप्रजातंत्रात्मक है, क्योंकि इसमें मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता है। चूँकि इसमें जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए सार्वजनिक कार्यों में जनता उदासीन हो जाती है और इसमें जनता का प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क भी नहीं होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। जब राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
वर्तमान में विश्व में लगभग सभी प्रजातांत्रिक देशों में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक और प्रतिनिधि के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है और योग्य व्यक्तियों का चयन संभव हो जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की कुछ कमियां भी हैं। इसकी पहली कमी यह है कि इसमें शासक दल को अपने ही लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अवसर मिल जाता है और वह विरोधी दल के समर्थकों को कम से कम क्षेत्रों में सीमित करके अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता है। शासक पक्ष द्वारा अपनाए गए इस तौर तरीके को राजनीतिक विज्ञान में गैरीमैंडरिंग के नाम से जाना जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरा प्रकार होता है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसमें संपूर्ण राज्य को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितनी संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, इसका निर्धारण क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसमें श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। अल्पसंख्यकों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और शासक अपने स्वार्थ में चुनाव क्षेत्रों को तोड़ मरोड़ करके नहीं प्रयोग कर सकता है। यदि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के दोषों पर चर्चा की जाए तो इसका एक दोष ये होता है कि इसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होने के कारण मतदाताओं का प्रतिनिधियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह पाता है और इस दृष्टि से यह पद्धति प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होती है। इसमें अनुत्तरदायी और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत मूल्यांकन करना भी कठिन होता है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने आप को किसी विशेष क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं समझता है क्योंकि उस क्षेत्र से व्यवस्थापिका के लिए अनेक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र विशाल होने के कारण मतदाता के लिए उम्मीदवार का ठीक मूल्यांकन करना भी कठिन होता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं मतदान के बारे में। मतदान भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ओपन बैलेट या इसको प्रकट मतदान भी कहा जाता है और दूसरा सीक्रेट बैलेट या इसको गुप्त मतदान भी कहा जाता है। प्रकट मतदान के बारे में बात किया जाए तो अनेक देशों में 19वीं सदी में प्रकट या खुले मतदान की प्रणाली थी। कहीं कहीं तो 20वीं सदी में भी इसका प्रचलन रहा है। अनुभव ये कहता है कि प्रकट मतदान में मतदाता मत देना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर उनको दबाव में आकर अपनी इच्छा के विरुद्ध मत देना पड़ता है। इसमें यदि देखा जाए तो मतदाता की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। मतदान का दूसरा प्रकार है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान लगभग सभी देशों में इसको अपनाया जाता है और आदर्श रूप में यह सबसे अच्छी प्रणाली है। बेल्जियम, रोमानिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया सहित अन्य देशों में अनिवार्य मतदान को लागू किया गया था। अनिवार्य मतदान एक ऐसा सार्वजनिक कर्तव्य होता है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य मतदान की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि यदि मतदान सार्वजनिक कर्तव्य है तो इसे पूरा करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। ये धारणा श्रेष्ठ तो है परंतु इसमें भी दोष है क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग वोट देने नहीं जाते या जिनकी रुचि सार्वजनिक जीवन में नहीं है वो सामाजिक कल्याण पर विचार किए बिना अनिवार्य मतदान प्रणाली में एक झंझट समझकर अपने मत का प्रयोग करते हैं और उदासीन मतदाताओं को आसानी से खरीदा जा सकता है। अतः मतदान को अनिवार्य किए जाने से अच्छा है कि ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि अधिकाधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून के द्वारा दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की नीति और प्रोग्राम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इसी आधार पर निर्वाचक उन्हें अपना मत देते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद उसे छोड़कर दूसरे दल से जय मिलता है तो उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने और नया चुनाव कराने का नियम अवश्य होना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के बारे में ये आरोप लगाया जाता है कि प्रजातंत्र संपूर्ण जनता का शासन न होकर बहुमत का शासन होता है। इसमें अल्पमतों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है। अल्पमतों के हितों की अवहेलना होती है। इसीलिए आवश्यकता है कि बहुसंख्यकों को ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और प्रजातंत्र सभी का शासन बन सके। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की अनेक पद्धतियां हैं जिनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सीमित मतदान योजना, द्वितीय मत प्रणाली, सांप्रदायिक मत प्रणाली आदि है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम 18वीं सदी के अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है। चुनाव में उन
उम्मीदवारों को विजयी समझा जाता है जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं बल्कि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अथवा चुनाव कोटा प्राप्त हो। इस पद्धति में अल्पसंख्यकों को मत शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अन्य पद्धतियों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रतिनिधित्व का प्रबंध कर दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह प्रतिनिधित्व उनकी मतदान शक्ति के अनुपात में हो। हेयर प्रणाली को कार्य रूप में बदलने के लिए विचारकों ने अनेक पद्धतियों का प्रतिपादन किया, जिसमें प्रमुख रूप से दो पद्धतियां हैं। पहली एकल संक्रमणी मत प्रणाली और दूसरी सूची प्रणाली। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। सामान्यतः इस प्रणाली को अपनाया जाता है और ये निर्वाचन की एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने जरूरी हैं। मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। प्रत्येक मतदाता मतपत्र पर दिए गए सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे अधिक उपयुक्त समझता है उनके नाम के आगे पहली पसंद, अपनी पसंद के अनुसार उससे कम उपयुक्त उम्मीदवार के लिए अपनी दूसरी पसंद, इस प्रकार जितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उतनी पसंद लिख देता है। आनुपातिक मत प्रणाली के प्रतिपादक हेयर के अनुसार चुनाव कोटा निर्धारित किया गया है। इसमें प्रयुक्त मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में विभाजित कर दिया जाता है, परंतु इससे परिणाम सही नहीं निकले। इस पद्धति के अनुसार यदि 8 सदस्यों वाले निर्वाचन में 8000 मत डाले गए तो निश्चित मत संख्या 8000/8 बराबर 1000 होगी। तो इस प्रकार से चुनाव कोटा 1000 होगा। आनुपातिक मत प्रणाली के प्रतिपादक ड्रूप के अनुसार जो चुनाव कोटा निर्धारित किया गया वो इस प्रकार से है कि इसमें प्रयुक्त मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के 1 से अधिक से विभाजित कर दिया जाता है और उसके परिणाम में 1 जोड़ा जाता है। इस पद्धति के अनुसार यदि 7 सदस्यों वाले निर्वाचन में 7000 मत डाले गए तो निश्चित मत संख्या होगी 7000/7, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा और जो उसका परिणाम आता है उसमें 1 और जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 7000 मत पड़े हैं और 7 उसमें सदस्य हैं तो यहाँ पर चुनाव कोटा होगा 876। चुनाव कोटा निकाल देने के बाद सब मतपत्र अपनी पहली पसंद के अनुसार छांट लिए जाते हैं और जिन उम्मीदवारों को निश्चित संख्या के बराबर या उससे अधिक पहली पसंद के मत प्राप्त होते हैं वे निर्वाचित घोषित होते हैं। परंतु यदि इस प्रकार सब स्थानों की पूर्ति नहीं होती है तो सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित करके उन पर अंकित दूसरी पसंद के अनुसार बांट दिए जाते हैं। यदि इस पर भी पूर्ति नहीं होती है तो सफल उम्मीदवारों की तीसरी, चौथी और पांचवी पसंद भी इस प्रकार हस्तांतरित कर दी जाती है। यदि इसके बाद भी कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं तो जिन उम्मीदवारों को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं वे क्रम से पराजित घोषित कर दिए जाते हैं और इनके मतपत्र दूसरी, तीसरी और चौथी पसंद के अनुसार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यह कार्य तब तक जारी रहता है जब तक सभी स्थानों की पूर्ति नहीं हो जाती है। इस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि एक भी मत व्यर्थ न जाए। इसमें प्रत्येक मतदाता को यह आश्वासन रहता है कि यदि उसकी पहली पसंद के उम्मीदवार को उस मत की आवश्यकता नहीं है तो उसकी दूसरी और अन्य पसंदें काम आएंगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो परिणाम होता है आइए उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना किसी क्षेत्र में कुल मत हैं 100 और सदस्य चुने जाने हैं 1। चुनाव मैदान में 4 लोग खड़े हुए हैं जिनको हमने ABCD नाम दिया है। चुनाव कोटा होगा 100/1 + 1, जो परिणाम आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ 51। तो 100 मत हैं, 1 सदस्य चुना जाना है, 4 चुनाव मैदान में हैं, चुनाव कोटा है 51। अब 100 मतदाता हैं तो 100 बैलेट पेपर भी होंगे। एक बैलेट पेपर में मतदाता इस प्रकार वोट देगा। देखिए उसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि ABCD को एक मतदाता ने जो B है वो उसकी पहली पसंद है, A दूसरी पसंद है और D जो है वो तीसरी पसंद है और C उसकी चौथी पसंद है। इस प्रकार से सभी लोग अपना अपना मत देंगे। वोटों की गिनती पर स्थिति इस प्रकार से होगी। ये एक उदाहरण है कि A को 39 मत मिले, B को 21, C को 24, D को 16, टोटल 100 हो गए। अब इसमें सबसे अधिक मत मिले 39, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोटा जो है वो 51 का है, इसलिए इसमें कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि D को 16 मत मिले हैं, तो इसको D को इस प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और जो D के मत हैं 16, उन 16 में ये देखा जाएगा कि उन 16 लोगों ने अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद में से किसको किसको कितने मत दिए हैं। तो यदि जो 16 मत D को मिले हैं उसमें उन्होंने A को 12 मत दिए, B को 2 मत दिए और C को 2 मत दिए, तो इस प्रकार से ABC में ये तीनों मत जोड़ दिए जाएंगे
तो अब स्थिति ये बनती है कि ए को मिले हैं 39 पहले मिले थे और बाद में 12 मिल गए, तो ये हो गए 51। बी को हो गए 23 और सी को हो गए 26, कुल टोटल 100 वोट। तो इस प्रकार से ए को 51 वोट मिल गए। अब 51 जो है वो हमारा चुनाव कोटा है, इसलिए ए जो है वो विजयी हो जाएगा। इस तरह से इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो एकल संकीर्ण पद्धति है उसमें इस तरह से चुनाव किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो सूची प्रणाली है, आइए उसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं कि इस प्रणाली में भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र में 15 से 20 तक सदस्य चुने जा सकते हैं। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूची बना ली जाती है। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत दे सकता है, परंतु एक उम्मीदवार को एक ही मत प्राप्त होता है। इसमें भी आनुपातिक प्रणाली की ड्रूप पद्धति के अनुसार चुनाव कोटा निकाला जाता है। इस प्रणाली में उम्मीदवारों को पृथक पृथक मतों की गणना नहीं की जाती है। इसमें मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए यह निकाल लिया जाता है। प्रत्येक सूची के कौन कौन उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएं, इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है जिन्होंने उस सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। इस योजना में सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। आइए सूची प्रणाली में हुए चुनाव को भी एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी क्षेत्र में कुल मत हैं 5000, सदस्य चुने जाने हैं 4। निर्वाचन के लिए जो कोटा है वो है 1001। जैसे कि हमने देखा कि ड्रूप पद्धति अगर अपनाते हैं तो 5000 हमारे कुल मत हैं और सदस्य हैं 4, तो 5000 बटे 4 इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा और जो परिणाम आएगा उसमें 1 फिर से जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें जो 3 पार्टियां हैं आ, बा, सा, और पार्टी को जो मत मिले हैं अगर इसमें तो देखा जाए तो आ को 2200, बा को 1500 और सा को 1300, कुल 5000 वोट हो गए। अब इसमें जो 2200 वोट जिसको मिले हैं वो 2 उम्मीदवार उसके निर्वाचित हो गए, 1500 वाले को 1 हो गया और 1300 वाले को 1 हो गया। तो 4 सदस्य चुने जाने हैं जो उसमें, तो ए, बी, सी को 2-1-1 उम्मीदवार निर्वाचित हो जाएगा। तो ये हुई सूची प्रणाली। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण और दोष। इसके जो गुण हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका गुण यह है कि इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना होती है। सर्वथा प्रजातंत्रवादी है। नागरिक चेतना का विकास होता है। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता इसमें, भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है और न्याय पर आधारित व्यवस्था है और गैरीमैंडरिंग जैसी बुराइयों का इसमें अंत हो जाता है। दोषों पर चर्चा की जाए तो इसमें अनेक राजनीतिक दल और गुट जन्म लेते हैं। मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण और अस्थायी सरकारें बनती हैं। वर्गीय हितों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्वाचक और प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं होता है। अत्यंत जटिल पद्धति है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए कुछ शर्तों के बारे में। देखिए, आदर्श प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी है कि सार्वलौकिक व्यापक मताधिकार की प्रणाली हो, अर्थात बिना भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार की सुविधा प्राप्त हो। दूसरा, गुप्त मतदान प्रथा, मुख्यतः प्रत्यक्ष और गौण रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच में निकट संबंध हो। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व हो और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाए। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कोई स्थान न दिया जाए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने चर्चा की प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के बारे में, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के रूप, निर्वाचन के प्रकार, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान के प्रकार, दल बदल, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए जो है शर्तें, उनके बारे में चर्चा की। तो आशा है कि ये वीडियो राजनीतिक ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।